नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और एक मिनट में आपको पूरा बजट समझाने जा रहे हैं हम। जी हां, 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसे नए साल का शानदार बजट बताया है। बजट को लेकर आम आदमी की क्या राय है? सरकार ने किस सेक्टर पर जोर दिया है? आम आदमी की जेब पर बजट का कितना असर पड़ेगा? विपक्ष ने बजट के बारे में क्या कहा? यानी बजट की पूरी पिक्चर आपको दिखाते हैं। एक मिनट पूरा बजट। तो आपको सबसे पहले आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि आखिर इस बार के बजट में किस सेक्टर के लिए कितनी रकम रखी गई है। देखिए, 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। बजट में सब्सिडी स्कीम और स्वास्थ्य स्कीम को प्राथमिकता दी गई है। बजट में ग्रामीण इकोनॉमी के साथ ही फर्टिलाइजर को खास तवज्जो दी गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भी कुछ खास ऐलान किए हैं। सरकार ने जीडीपी का 13% आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया। आइए एक नजर डालते हैं कि सरकार ने इस बार किस सेक्टर को कितना पैसा दिया। आत्मनिर्भर भारत 64,100 करोड़, डिजिटल इंडिया 3700 करोड़, जनगणना 3768 करोड़, बंदरगाह 2000 करोड़, वैक्सीन 35,000 करोड़, वायु प्रदूषण 2217 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 करोड़, सफाई 1,41,000 करोड़, रिसर्च पर 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कोरोना से उभरने के बाद केंद्र सरकार के बजट में इस बार तमाम सेक्टर्स को मजबूत करने पर खासा जोर दिया गया है, ताकि समय रहते भारत आर्थिक संकट से खुद को उबार सके और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा था कि कोरोना काल में आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया गया। और इस बार डिजिटली पेश किए गए बजट में किस सेक्टर को कितने करोड़ का फंड मिला है, आम आदमी इससे कितना खुश है, यह भी देख लीजिए। कोरोना की मार से उबर चुके भारत के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। पहली बार स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा किया गया है और इसे 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ कर दिया गया है। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। सरकार इसमें अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए अब नजर डालते हैं उन सेक्टर्स पर और देखते हैं कि सरकार ने यहाँ कितना खर्च करने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य 2,38,000 करोड़, कचरा 1,78,000 करोड़, लघु उद्योगों पर 1,57,000 करोड़, डिजिटल पेमेंट में 1,500 करोड़, माइक्रो इरिगेशन में 5,000 करोड़, गांव के विकास के लिए 40,000 करोड़, चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़, एकलव्य स्कूल के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की है कि न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो देखिए, बजट से आम आदमी ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? ये रिएक्शन धीरे धीरे आने लग गए हैं। सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहा है, विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहा है कि आखिर डिफेंस का बजट क्यों नहीं बढ़ा, आखिर उस बारे में वित्त मंत्री ने कुछ क्यों नहीं कहा, ये सेस क्यों ले आए। और इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस, यानी जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, वो जिसका इंतजार साल भर करता है जिस राहत की, और जो 7 साल से नहीं हुआ था, एटीसी, इनकम टैक्स में अलग स्लैब में बदलाव, पीपीएफ की लिमिट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर किसी तरह उसको किसी भी तरह से छूट दी जाती, कुछ भी नहीं हुआ। और इसीलिए अब सवाल है कि क्या ये बजट केवल ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और क्या सरकार ये चाहती है कि डायरेक्ट छूट ना देकर विकास की रफ्तार इस तरह से बढ़ाई जाए ताकि उन आम आदमी को उसका फायदा मिले। सवाल यहाँ पर यही है इस बजट से। और देखिए, इसके अलावा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप तो बजट में रहा नहीं अब सस्ता महंगा का, लेकिन एक्साइज ड्यूटी की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर इस बार फर्क पड़ने जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बजट से क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद आम आदमी को होती है। उसकी नजर इसी बात पर होती है कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हो गया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाए हैं, तो साथ ही कई चीजों के दाम सस्ते भी हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हो गया। सस्ता होने वाली चीजों में चमड़े का सामान, देसी सोलर सिस्टम, ज्वेलरी, लोहा, सोना, नायलॉन के कपड़े सस्ते होंगे, पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते होंगे, स्टील के बर्तन, पेंट सस्ता होगा और ड्राई क्लीन सस्ता हो जाएगा। अब एक नजर डालते हैं महंगा होने वाली चीजों पे। विदेशी सोलर सिस्टम महंगे हो जाएंगे, फोन, चार्जर, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल, विदेशी कपड़ा, रत्न महंगे हो जाएंगे, जूते महंगे हो जाएंगे, सेब, काबुली चना, यूरिया,
डीएपी खाद, चना दाल, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। आम लोगों को राहत देने के लिहाज से अगर इस बजट को देखा जाए तो बजट को लेकर आम आदमी की जो उम्मीद थी वो निराशा में बदल गई। इस बजट में जहां कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की गई है तो वहीं कुछ पर ड्यूटी घटाने की घोषणा भी की गई है। इस ड्यूटी के अनुपात में ही उत्पादों के दाम पर असर पड़ेगा। इस बार आम आदमी को इनकम टैक्स में भी कोई राहत नहीं मिली है। तो टैक्स पेयर्स को इस बजट ने मायूस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। राहत की बात यह है कि पेंशनधारी 75 साल के बुजुर्गों को अब रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। हर बार की तरह कॉर्पोरेट और वेतनभोगी वर्ग सरकार से उम्मीद लगाए बैठा था कि टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन वित्त मंत्री के ऐलान के बाद उसे मायूसी हाथ लगी। तो मैं गवर्नमेंट से एक विनती करता हूं कि इंडिया का ग्रोथ जो करने का है तो एक कोई बात से कम नहीं करे तो नहीं चलेगा। सब में थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पेंशनधारी बुजुर्गों को आईटीआर नहीं भरना होगा। 75 साल के बुजुर्गों को भी आईटीआर नहीं भरना होगा। पेंशन से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगेगा। होम लोन पर सरकार की छूट 2022 तक रहेगी। छोटे करदाताओं का टैक्स कम होगा। टैक्स चोरी के पुराने केस खुलेंगे। देश के करदाताओं ने उत्साह दिखाया है, जिससे सबसे ज्यादा आईटीआर कलेक्शन हुआ है। बजट में स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। स्टार्टअप पर 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि एनआरआई को इनकम टैक्स में ऑडिट से भी छूट दी जाएगी और 3 साल पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे। तो नए दशक का नया बजट नई सौगात के साथ नए रंग ढंग के साथ दिखा। बजट की भारी भरकम लाल फाइल की जगह छोटे से एक टैबलेट ने ले ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में उस टैबलेट में 130 करोड़ की आबादी की उम्मीदें थी, जिसके जरिए नए भारत के निर्माण की सोच, रोजगार और बाजार को नई रफ्तार देने की कोशिश की गई। नए दशक का पहला बजट, नए रूप में नए भारत का बजट। ये बदलाव की तस्वीर है, बदलते भारत की नींव है। बजट 2021-22 का बजट इतिहास में दर्ज हो गया। डिजिटल इंडिया पर बढ़ते बुलंद भारत की तस्वीर है, जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में दिखा। ऐसा पहली बार हुआ जब सदन में बजट पेपरलेस पेश किया गया। वित्त मंत्री के हाथों में बजट वाला जाना पहचाना बैग नहीं दिखा। बड़े से ब्रीफकेस की जगह इस छोटी सी फाइल ने ले ली है। छोटा पैक बड़ा प्लान कहें या फिर इसे गागर में सागर भरना, ये डिजिटल होकर दूर की सोच रहे बदलते भारत की तस्वीर है। बदलाव आत्मनिर्भरता की, बदलाव तकनीक की। जी हाँ, ये टैबलेट बिल्कुल मेड इन इंडिया है। यानी इस बजट में नीति के साथ स्वदेशी तकनीक की झलक भी दिखी। देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट से पहले संकट मोचन हनुमान जी के सामने नतमस्तक हुए। अपने विश्वास के साथ भारत की तकदीर को जगाने की कोशिश की और बदलाव को हनुमत वेग देने का आशीर्वाद मांगा। उधर देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ी राशि दी गई है, जो कोरोना से लड़ने में मदद करेगी। कोरोना काल के बाद ये देश का पहला बजट है। 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरुआत में ही इसकी तरफ देश का ध्यान खींचा। कहा कि महामारी की वजह से अचानक लाखों करोड़ों लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया, जिससे निपटने के लिए कई उपाय किए गए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय में हम 2 वैक्सीन लॉन्च कर पाए। Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो डाउन के दौर में है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री ने महामारी के वक्त कल्याण योजनाएं शुरू की। और देखिए, इस पर बात करने के लिए, क्योंकि हम लगातार आपको अलग अलग खबरें, अलग अलग सेक्टर वाइज और अलग अलग मुद्दों के साथ बजट पूरा समझा रहे हैं। सुनील अलग है हमारे साथ, जो कि अर्थशास्त्री हैं जाने माने, उनसे अब बात करते हैं। सुनील जी, देखिए, लगातार जब से बजट पेश हुआ है उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बारे में अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं।
सत्ताधारी पार्टी बजट लेकर आई है, इसलिए उनके लिए ऐतिहासिक है, और विपक्ष क्योंकि विपक्ष में है, उनको आलोचना करना है, उनके लिए ये बजट बेकार है। लेकिन एक आम आदमी के चश्मे से देखें तो क्या नजर आता है इस बजट में? देखिए, आम आदमी, देखिए जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग, उन्होंने डिस्टिंग्विश मार्क कर दिया है। आम आदमी इज नॉट कंसिडर्ड इन द मिडिल इनकम ग्रुप। आम आदमी उनके हिसाब से है जो आ रहा है, तो उनके ऊपर तो नौकरी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनको 10 on 10 मैंने मार्क्स दिया है बजट पे कि आ रहा है। लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप जो 300 मिलियन है, वो कह रहे हैं बड़ा छोटा है, वो बाद में देखा जाएगा। 300 मिलियन पीपल मिडिल इनकम ग्रुप जो जेन्युइन है, उनके लिए मैं एक सुझाव दे रहा था, और मैं फिर से दे रहा हूं कि भाई साहब, विदाउट इंक्रीजिंग योर बजट, कैन यू हमको इंसेंटिवाइज करिए ना स्पेंडिंग के लिए। बिना स्पेंडिंग के जितने मैन्युफैक्चरिंग है सब डिमांड के लिए वेट कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप देखिए जो डिमांड आई है, क्योंकि 50% तक डिस्काउंट दिया था अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब ने, जितने ईमेल थे, जितने 50%, गवर्नमेंट और होटल्स वालों ने 50% ड्रॉप कर दिया है, एयरलाइंस भी 50% ड्रॉप कर दिया है, तब जाके लोग आके स्पेंड करते हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप हैड टू बी इंसेंटिवाइज। मैं कहता हूं कि ये ना, उनके हाथ में मत पैसे दीजिए, कोई टैक्स वैक्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको बोलिए कि अगर आप होटल्स में रहेंगे, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर आप कोई भी किसी भी जगह जाके खर्च करके बिल जो लेंगे या जो एयरलाइन लेंगे, उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स। बिल्कुल सही बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप डायरेक्ट पैसा मत दीजिए, लेकिन कम से कम उनको ये तो फील हो कि उनको सरकार उनके बारे में सोच रही है। उम्मीद तो ये थी कि कोरोना के इलाज पे एक बड़ी आबादी ने बड़ा पैसा खर्च किया है, उसी की कुछ भरपाई हो जाती, वो भी नहीं दिखा। So 300 million people are still left out. वही मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास, कुछ और खबरें दिखाते हैं, फिर आपसे उन पर ही बात करेंगे। देश में किसान आंदोलन के बीच बजट में किसानों के लिए क्या खास रहा? क्या सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरी है? देखिए। देश में कृषि कानून को लेकर सरकार दृढ़ निश्चय कर चुकी है। किसानों को जारी हर मदद मिलती रहेगी। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ साथ मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर बना हुआ है। Only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. कृषि क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस बजट से महिलाएं भी सशक्त होंगी और युवाओं को अब ज्यादा रोजगार मिलेंगे। महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। वही खेती किसानी में सरकार ने क्या राहत दी है, कितना बजट बनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। गेहूं के लिए किसानों को 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसकी जानकारी के साथ वित्त मंत्री ने कृषि बजट का ऐलान किया और बताया कि इस बार कृषि बजट में क्या खास है। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को दिया जाने वाला लोन बढ़ाकर 16,05,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ का इजाफा, ऑपरेशन ग्रीन के दायरे को बढ़ाया जाएगा। जल्द खराब होने वाले 22 नए उत्पादों को शामिल किया गया। आधुनिक बंदरगाहों को निवेश का प्रस्ताव, ई नैम से 1,000 मंडियों को जोड़ा जाएगा। कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान। सुनील जी, देखिए ये खेती किसानी बड़ी चर्चा में है आजकल। किसान आंदोलन बड़े लंबे वक्त से चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि इसकी छाप बजट पर भी दिखेगी। आपको लगता है कि एक जो किसान निधि है डायरेक्ट उनके खाते में जाती है, उसके बाद ये ऐलान, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर और जिसने कोरोना के समय में सबसे ज्यादा इस देश की इकॉनमी को संभाला, रूरल इकॉनमी, उसको आगे बढ़ाएगा? देखिए, किसान को तो मैं शुरुआत से कहता आया हूं कि देखिए जो पंजाब, हरियाणा ट्रैक्टर और वेस्टर्न यूपी का आ रहे हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि हर एक क्लॉज बाय क्लॉज प्राइम मिनिस्टर ने कहा डिस्कस कीजिए ना। उनके दिमाग में सिर्फ है ये 3 खराब है, निकाल दीजिए आप।
देखिए कितना कितने किसानों के लिए किया है राइट थ्रू द ईयर। सिर्फ बजट नहीं, पुअर आदमी, पुअर फैमिली, पुअर सबके लिए पूरा 219 के लिए 220 में उनके लिए करते रहे। गवर्नमेंट कह रही है, इसलिए तो मोदी साहब कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करिए शुरुआत से, सिर्फ एक बजट में मत देखिए, क्योंकि बजट सिर्फ 1 साल का बनता है, ये नहीं कि 5 साल के लिए बना हुआ है। अगर आप टोटल करेंगे तो किसानों को तो सबसे ज्यादा मिला है। और ये भी नहीं कह सकते कि भैया हमको नहीं, कुछ भी नहीं मिला, हम ये नहीं कर सकते, वो मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वो भी आएगा। और किसानों के लिए तो अभी तक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं समझ में नहीं आ रहा है कि वो कंप्लेन किस बारे में कर रहे हैं। और वो एमएसपी भी उन्होंने 1.5 टाइम्स कर दिया है। और आपके पास चॉइस है, अगर आपको मंडी में जाना है तो मंडी में बेचिए, अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर बेचिए। अब और क्या करेगी गवर्नमेंट मुझे नहीं मालूम। नहीं, और एक चीज और है, एक जो एपीएमसी के लिए ऐलान किया गया उससे एक बात क्लियर हो गई कि एपीएमसी सरकार खत्म नहीं करने जा रही, जिसको लेकर किसानों ने बड़ा मुद्दा उठाया है ना। और अगर आपको मंडी में बेचना है, मंडी में बेचिए ना, ये थोड़ी है कि आप प्राइवेट पार्टी में जाइए। आपको जहां ज्यादा दाम मिल रहा है वहीं जाइए। और देखिए जितने प्राइवेट पार्टीज हैं, पेप्सी, आईटीसी, सारे लोग एमएसपी से ज्यादा देते हैं। मुझे एक प्राइवेट पार्टी बता दें जिन्होंने कम दाम दिया उनको और वो जाके बेच। सवाल तो यही कि इस बजट के बाद भी किसान क्या संतुष्ट होते हैं, ये देखना होगा। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, बस वो मिडिल क्लास आम आदमी जो टैक्स छूट की या डायरेक्ट कोई राहत की उम्मीद कर रहा था उसको थोड़ी निराशा हाथ लगी है। लेकिन और बहुत कुछ किया गया है। स्किल्स और एजुकेशन पर सरकार का हमेशा से जोर है। इस बार बजट में इसके लिए क्या प्रस्ताव किए गए हैं अब ये देखिए। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई रही। एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ा रहा। 2021 की शुरुआत में करीब 10 महीनों से बंद पड़े स्कूल शर्तों के साथ कई राज्यों में खोले गए। लिहाजा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। सरकार ने हायर एजुकेशन कमीशन बनाने का ऐलान किया है और जरूरत पड़ने पर पुराने शिक्षा कानून में संशोधन करने का भी ऐलान किया है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ इस बार ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर जोर दिया है। एकलव्य स्कूल योजना का बजट 38 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया है। 15,000 सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन का गठन होगा। इस योजना का ऐलान 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए किया गया है। 2020-21 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,312 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। तो बजट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी हमने बात की है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब है। सर एक बात बताएं, आज का बजट है किस तरीके से शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, खास करके तब जब नई शिक्षा नीति आ गई? बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं। इस बजट में यदि स्कूली शिक्षा से लेंगे तो अंतिम छोर तक के बच्चों को जिस नई शिक्षा नीति से जोड़ने का जो हमने अभियान लिया था उसका एक पहली आधारशिला। गांव के तक लोगों को, बच्चों को शिक्षा देना और फिर उच्च शिक्षा के लिए लोग विदेश जाते थे, दोनों की अगर समन्वयता की बात करें तो आपको लगता है कि बजट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि ये सब कुछ संभव हो पाएगा? और निश्चित रूप में हमारी जो उच्च शिक्षण संस्थान है और हमने उनको और समृद्ध और सशक्त किया है। ये तो मैं जिस बात को कह रहा हूँ कि यदि 50,000 करोड़ केवल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की दृष्टि से देखा जाए और जो हमारा हीफा में है, जो 2022 तक हमको 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है उसको अवस्थापनाओं पर, तो पर्याप्त है। निश्चित रूप में हम स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया बाहर के लोगों को बुलाने में समर्थ हैं क्योंकि हमारे संस्थान बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। उधर कोरोना काल के बाद देश के 130 करोड़ लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी थी। ऐसे में 6 पॉइंट्स में ये बजट समझिए। 2021-22 में आए बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत मिलेगी। ये बजट ऐसे समय पेश किया गया है जब देश कोविड-19 के संकट से बाहर निकल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। यही वजह है कि स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। सरकार का टारगेट है कि अब कोई बीमार ना हो और अगर बीमारी हुई तो इलाज की समुचित व्यवस्था हो। वित्त मंत्री ने जिन 6 स्तंभों का जिक्र किया है उनमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ भौतिकी और वित्तीय पूंजी,
तीसरा स्तंभ भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा स्तंभ मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा स्तंभ अनुसंधान और विकास और छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की नीति शामिल है। बजट में इस बात का भी ऐलान किया गया है कि हर जिले में इंटीग्रेटेड लैब का निर्माण किया जाएगा। देश में पोषण अभियान केंद्र की शुरुआत की जाएगी। देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे और 112 जिलों में पोषण अभियान की व्यवस्था की जाएगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है। क्या वित्त मंत्री का बजट मोदी के इस मिशन को पूरा करने पर खरा उतरा है? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है और इस बार के बजट में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट आपदा में अवसर की तरह है। मई 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की थी। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का बजट पेश। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत होगी। 6 साल में 61,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य। 17 क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर। आत्मनिर्भर भारत में 3 योजनाएं लागू होंगी। वित्त मंत्री ने कहा बजट से महिलाओं को मजबूती मिलेगी। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना से देश को टीम इंडिया जैसा कमाल करने की मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार ने क्या नीति अपनाई है, क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना बहुत जरूरी है और इसके लिए बड़ा बजट भी चाहिए। वित्त मंत्री ने भी इसे बखूबी समझा और बड़े ऐलान कर दिए। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिल आएगा। इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 साल में 5 लाख करोड़ का लैंडिंग पोर्टफोलियो बनेगा। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर जोर होगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी विदेशी निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके आगे जो भी एयरपोर्ट्स बनेंगे वहां मोनेटाइजेशन पर जोर दिया जाएगा। इस बार बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है। विदेशी निवेश को बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया गया है। बीमा सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बता दें कि बीमा इंडस्ट्री और बीमा नियामक IRDAI विदेशी निवेश बढ़ाने के पक्ष में थी। भारत में बीमा सेक्टर का योगदान GDP में नगण्य है। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बीमा एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया है। वित्त मंत्री ने जल्द ही LIC का IPO लाने की बात कही है। वित्त वर्ष 2021-22 में आप इस IPO में पैसे लगा सकते हैं। देश में सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। सेबी को और मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए ऐलान किया है। इसके तहत करीब 1% कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।